नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और बात करेंगे इस खास प्रोग्राम में आर्टिकल 370 पर जो बयान दिग्विजय सिंह ने दिया है उसकी क्लब हाउस चैट बम। आर्टिकल 370 बहाल करेंगे। दिग्विजय का ऑडियो चैट सुन फारूक अब्दुल्ला गदगद क्यों हुए? फारूक अब्दुल्ला ने दिग्विजय सिंह का आभार जताया है। दिग्विजय सिंह ने लोगों की भावनाओं को समझा, ये कहना है फारूक अब्दुल्ला का। क्लब हाउस चैट मामले में फंसे दिग्विजय सिंह पर बीजेपी जमकर हमला बोल रही है। क्लब हाउस चैट कथित ऑडियो जो है दिग्विजय सिंह का वो वायरल हो गया है, जिसमें लगातार कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह ने ये कहा है कि जब सरकार बनेगी कांग्रेस की तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का हम प्रयास करेंगे। क्लब हाउस चैट के दौरान जम्मू कश्मीर में धारा 370 का जिक्र करके कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह बुरी तरह फंस गए हैं। एक और जहां आर्टिकल 370 पर बयान को लेकर दिग्विजय सिंह पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है, वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला इससे गदगद नजर आ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख अब्दुल्ला ने कहा है कि मैं दिग्विजय सिंह जी का बहुत आभारी हूं। उन्होंने लोगों की भावनाओं को अन्य पार्टियों की तरह ही महसूस किया और जिन्होंने इसके बारे में बात भी की, मैं इसका तहे दिल से स्वागत भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पर दोबारा गौर करेगी। दिग्विजय सिंह का क्लब हाउस चैट का एक कथित ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह यह कहते सुने जा सकते हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करने पर विचार करेंगे। गौरतलब है कि भाजपा नेता और पार्टी के आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने दिग्विजय सिंह के कथित क्लब हाउस चैट का ऑडियो जारी किया है। अमित मालवीय ने क्लब हाउस चैट का एक हिस्सा ट्विटर पर शेयर किया और लिखा, क्लब हाउस चैट में राहुल गांधी के शीर्ष सहयोगी दिग्विजय सिंह एक पाकिस्तानी पत्रकार से कहते हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वे आर्टिकल 370 को निरस्त करने के फैसले पर पुनर्विचार करेंगे। वास्तव में यही तो पाकिस्तान चाहता है। सोशल मीडिया पर वायरल कथित क्लब हाउस चैट के ऑडियो में दिग्विजय सिंह कहते हैं, जम्मू कश्मीर से जब धारा 370 हटाई गई तब लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं किया गया था। दिग्विजय सिंह का ये सब कहना और उधर भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है कांग्रेस पर। इस दौरान ना ही इंसानियत का तकाजा रखा गया था, ना ही इसमें कश्मीरियत का ख्याल रखा गया। ये कहना था दिग्विजय सिंह का। सभी को सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया। अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो हम इस पर फैसले को फिर से विचार करेंगे और आर्टिकल 370 बहाल करेंगे। ये कहना है दिग्विजय सिंह का। आपको बता दें कि जिस तरह से दिग्विजय सिंह का ये बयान सामने आया है उसके बाद पार्टी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर हो गई है, लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने इस पर सपोर्ट किया है, जिसके बाद और ज्यादा मामला गहराता नजर आ रहा है। इस पर ही चर्चा करेंगे। हमारे साथ चेतन सिंह भाजपा नेता मौजूद हैं, गौरव चतुर्वेदी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, वहीं हरिवंश नागो के वरिष्ठ पत्रकार जम्मू कश्मीर से भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का स्वदेश न्यूज में। हरिवंश जी, पूर्व मुख्यमंत्री ने जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला ने सपोर्ट किया है दिग्विजय सिंह के बयान का, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि 370 धारा हटा देंगे अगर कांग्रेस सरकार बनाती है तो। शिवाली जी, जम्मू कश्मीर की स्थिति दिग्विजय सिंह जी ने दिया है तो मैं कह सकता हूं ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ऐसा संभावना है। दूसरी बात शिवाली जी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, स्वाभाविक बात है वो चाहते थे कि 370 ना टूटे, खास करके कश्मीर के अंदर सभी राजनीतिक दल जो वहां के हैं। मगर अब खुद कहा जाता था कि सुई की घड़ियां पीछे नहीं जाती। धारा 370 को हटाकर देश में एक विधान, एक संविधान बन गया है, तो मैं नहीं समझता हूं कि इन बयानों को इतनी तहरीर देनी चाहिए। थोड़ा सा हवा चली है राजनीति की यहाँ पर, तो दिग्विजय जी क्यों पीछे रहे? आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं कि दिग्विजय जी ऐसे बयान देते रहते हैं और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयानों पर हमें ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। लेकिन उसके बाद जब से ये बयान जो है फारूक अब्दुल्ला का सामने आया है, उसके बाद उनकी पार्टी का कोई भी नेता इस पर बोलने को तैयार नहीं है।
शिवाली जी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बोल गया तो उनके आगे ना तो उनके पुत्र उमर अब्दुल्ला बोलेंगे, ना प्रोविजनल प्रेसिडेंट जम्मू से बोलेंगे, ना कश्मीर से बोलेंगे। तो लगता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि इस समय कहते हैं ना, बहती गंगा है तो थोड़ा हम भी हाथ धो लें, इसमें बनना कुछ नहीं है। राजनीतिक थोड़े दिनों में आप देखेंगे ये मसला बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, क्योंकि 370 टूटने का अब सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो लोकसभा ही इसको दोबारा ला सकती है, जिसके संभावना कम है। बिल्कुल, गौरव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव जी, क्या मायने इस बयान के निकाले जाएं, क्योंकि लगातार कांग्रेस नेताओं की तरफ से ऐसे बयानबाजी होती जा रही है। अब ये बड़ा बयान जो आया है धारा 370 हटाने का, गौरव जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, थोड़ी देर बाद फिर से कोशिश करेंगे। चेतन सिंह जी, जिस तरह से बयान जो है कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार दे रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी की सबसे पहले तो इस बयान पर? देखिए, कोई नई बात नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री की कुर्सी की खातिर पाकिस्तान को बसा दिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद में उन्होंने चाइना को 43,500 वर्ग किलोमीटर जमीन सौंप दी। कोई दिग्विजय सिंह नई बात थोड़ी ना कर रहे हैं। इनकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी चाइना के साथ मिलकर के भारत की जासूसी करते हैं, चाइना से चंदा लेकर के अपने एनजीओ के माध्यम से इस हिंदुस्तान में देश विरोधी गतिविधियां चलाते हैं। और दिग्विजय सिंह तो वो घोषित ब्रांडेड है जो कि आतंकवादियों के साथ मिलकर के भारत में काम कर रहे हैं। अलगाववाद आतंकवादियों के साथ में अगर किसी का साथ रहा है तो दिग्विजय सिंह कांग्रेस का साथ रहा है। ये दिग्विजय सिंह जी के लिए कोई नई बात नहीं है। ये हिंदुस्तान के लोगों को समझना चाहिए। हिंदुस्तान के लोगों के लिए नई बात है कि जो पार्टी कहती है कि आजादी एक विचारधारा कांग्रेस है, इस देश को आजादी हमने दिलाई है, वो समझे इस कांग्रेस के विचार को, इस आजादी के मायने को। क्या भारत कोई एक भूमि का टुकड़ा है जिसको तस्तरी में उठा करके आप किसी को भी सौंप देंगे? पाकिस्तान के पत्रकारों से बात करते हुए आप देश की अमानत को गिरवी रखने की बात करते हैं। फारूक अब्दुल्ला जैसा गद्दार आदमी जो केवल एक अपने परिवार के लिए सारे जम्मू कश्मीर की जनता को शहादत करा देता है, 5 लाख कश्मीरी पंडितों को मरवा डालते हैं, इनको शर्म नहीं आती है? किस तरह के लोकतंत्र और डेमोक्रेसी की बात ये लोग करते हैं? क्या हिंदुस्तान की आजादी इन सपनों के साथ हुई थी कि हमारे अपने ब्राह्मण पंडितों का कत्लेआम होगा और कांग्रेसी हाथ पे हाथ धरे रख करके बैठे रहेंगे? क्या फायदा है अगर हम अपने नागरिकों को लाखों लाख लोगों की सेना होने के बाद अगर कत्लेआम से नहीं बचा सकते हैं? हमारे देश में घुस करके आतंकवादी हमारे देश के लोगों को कत्ल करके चले जाते हैं, हमारी बहन बेटियों का अपमान करके चले जाते हैं। किस प्रकार की घटनाएं इस देश में नहीं हुई है? सर मानना चाहिए। और चेतन जी, इस पर भी मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने आभार जताया है दिग्विजय सिंह का, कहा है उन्होंने कश्मीरी जनता का दर्द समझा है। अगर कश्मीरी जनता का दर्द अगर फारूक अब्दुल्ला के समझ में आ जाता तो क्या 5 लाख कश्मीरी पंडितों की हत्या होती? क्या पूरा कश्मीर कश्मीरी पंडितों से खाली होता? क्या आज हमको धारा 370 को लेकर के कोई बात करनी पड़ती? क्या इस देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 संविधान को लेकर के इतना लंबा सरकार का इंतजार करना पड़ता? धन्य है वो भारत भूमि जिस पर नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री बनता है और अमित शाह जैसे गृह मंत्री बनते हैं, तब जाकर के इस काले कानूनों से इस देश को आजादी मिलती। सचमुच में हिंदुस्तान तो अब आजाद हुआ है। कौन कहता है कि हिंदुस्तान आजाद हुआ? हिंदुस्तान के एक भूमि के बड़े भाग को दे करके पाकिस्तान का उदय कर देना, क्या इसको आजादी आप मानते हैं? क्या मैं मेरे घर के 4 टुकड़े करके कह दूं कि नहीं अब मैं आजाद हो गया हूं? तो ऐसी आजादी न तो हिंदुस्तान की विचारधारा में थी, न हिंदुस्तान के लोगों को स्वीकार थी। वक्त, हालात, परिस्थितियों के जन्य लोगों ने इसको स्वीकार किया और दुर्भाग्य था कि उस समय भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जैसा राष्ट्रीय संगठन इस समाज के हित को लेकर के, एक हिंदुत्व को लेकर के काम करने वाला इतनी ताकत के साथ खड़ा नहीं था, वरना भारत के टुकड़े कभी नहीं होते। और अब न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। दिग्विजय सिंह जी, कान खोल करके सुन लीजिए। हम तो चाहते हैं जितना जीवन आपका है भगवान आपका जीवन स्वस्थ रूप से रखे, और जब आप इस भारत की भूमि से जाएं तो कम से कम ऐसा कोई कलंक का कलंकित टीका लेकर के नहीं जाएं कि ईश्वर भी पूछे कि कहाँ का व्यक्ति आया है जिसके चेहरे पर तो काले धब्बों के निशान नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह को अपनी सोच पर, अपनी विचारधारा पर और अपने पूर्वजों पर फिर से एक बार विचार करना चाहिए। ठीक है,
हरबंस जी, जिस तरह से ये धारा 370 का मामला फिर से उठा है, जिस तरह से दिग्विजय सिंह का बयान जो है सामने आया है, कांग्रेस पार्टी उसको जो कथित ऑडियो माफ कीजिएगा जो है उसको फर्जी बता रही है। चलिए, ये तो कांग्रेस में तय करना है कि क्या वो फर्जी वीडियो है या संभवतः भाजपा से बात कर रहे हैं। चेतन जी, कुछ फिगर आप गलत दे रहे हैं, क्योंकि मुझे तो 35 साल हो गए जम्मू कश्मीर पत्रकारिता करते, कोई 5 लाख कश्मीरी पंडितों का कत्ले गारत नहीं हुआ है। बहुत बड़े तरीके से कश्मीरी विस्थापित भाइयों को निकाला गया है। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को आप गद्दार कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये भाषा ठीक नहीं है। वही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है जब अटल जी ने इन्हें भेजा था हमारे भारत की साख बचाने के लिए, जिस तरीके से मानव अधिकारों का घोर हनन हम पर आरोप लगे थे, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नहीं जिनेवा में जाकर भारत की आन शान बान को बनाया था। तो इस तरीके के मैं समझता हूँ कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैं उनको हितैषी नहीं हूँ। उन्होंने कई बार ऐसे बयान दिए हैं जो बयान ठीक नहीं है। अब उन्हें मौका लग गया ये बयान देने का दिग्विजय सिंह का। वो भी जानते हैं 370 टूटने वाली नहीं है, निश्चित तौर पर बात है। मगर एक मैं पत्रकार के नाते हमेशा ही जो पत्रकारिता की ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर, तो ये सच्चाई है। 370 वगैरह कुछ नहीं जाने वाला। तो और यहाँ पर वैसे भी कोई आप परिचित है अच्छे तरीके से, दिग्विजय जी के बयान को कोई भी यहाँ सीरियस नहीं लेता है। गौरव जी, दिग्विजय के बयान को कोई सीरियसली नहीं लेता है। दिग्विजय जी ने जो बयान दिया है इस वक्त 370 धारा का समर्थन करते जो नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर सत्ता में सरकार आएगी कांग्रेस की तो हटा देंगे 370। इनके बयान को समर्थन दिया जाए या ना दिया जाए ये अलग बात है। ये अपनी अपनी राजनीतिक विचारधारा का मामला है। भारतीय जनता पार्टी इसे अपने तरीके से प्रचारित कर रही थी, दिग्विजय सिंह इसे अपने तरीके से प्रचारित कर रहे हैं। आखिर धारा 370 है क्या? धारा 370 एक विशिष्ट राज्य का दर्जा देने की बात है जो संविधान के तहत कश्मीर को मिला हुआ था। आज उसे भारतीय जनता पार्टी ने हटा दिया। तो क्या वो दर्जा पहले गलत था या ये संविधान सम्मत जो निर्णय संशोधन किया गया है क्या वो गलत है? देखिए, ये सिर्फ एक राजनीतिक विचारधारा की बात है। इसके अलावा मैं इसे बहुत ज्यादा अलग नहीं मानता हूँ। और विशिष्ट राज्य का दर्जा दिया जाना उन परिस्थितियों पर निर्भर करता था जब देश आजाद हुआ था, क्या निर्णय उस समय लिए गए, ये सारी परिस्थितियां उस समय की थी। रही बात फारूक अब्दुल्ला के समर्थन की, तो हर क्षेत्र का एक राजनीतिक मुद्दा होता है। और अगर फारूक अब्दुल्ला दिग्विजय सिंह के बयान का समर्थन कर रहे हैं तो मैं इसे भी गलत नहीं मानता हूँ। ठीक है चेतन जी, दिग्विजय सिंह ने अपने बयान पर जो है सफाई दी है, कहा है अंग्रेजी में बयान दिया था तो समझ नहीं पाए बीजेपी नेता, मेरे बयान को गलत समझ लिया है। दिग्विजय सिंह को नहीं समझ पाया, उसमें भारतीय जनता पार्टी कोई नहीं तो है नहीं। हम तो देश के साथ हैं, जो इस भारत की भूमि पर उस विचारधारा के साथ है। हम तो कहते हैं कि भारत की भूमि पर कोई भी जाति पंथ मजहब चाहे कहीं भी जन्म ले ले, हम तो हिंदुत्व और उसी विचारधारा में काम करते हैं। हमारी सारे लोगों ने नहीं समझ पाए। अगर सारे हिंदुत्व और विचारधारा सारे भारतीयों ने दिग्विजय सिंह को नहीं समझा तो हम इसके अलावा इसके इतर हम उनको समझना भी नहीं चाहते। लेकिन इतना देश और इतना हमारा अपना मध्य प्रदेश जरूर समझता है कि दिग्विजय सिंह जिनकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये वो सगुफा है जिस पर शायद उनके घर के बच्चे भी उनकी बातों पर भरोसा करने को तैयार नहीं, तो देश कहां से करेगा। और प्रासंगिक हो गए हैं आज वो हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश की राजनीति में, इस प्रकार के चुटकुले छोड़ करके कयासों में बने रहना चाहते हैं। और कई पुराने राजनीतिक लोगों का इस प्रकार का ये सगल है। मैं एक हमारे पत्रकार बंधु जो जम्मू कश्मीर से पूछ रहे थे, बात कर रहे थे, मैं उनसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे पास तो जो आंकड़े जम्मू कश्मीर के पंडितों को लेकर के आए हैं मैंने वो बात रखी, लेकिन अगर मेरे 1000 कश्मीर पंडितोों की भी हत्या हुई तो क्या आप उसको जायज ठहरा सकते हैं? और वो उन लोगों के कार्यकाल में जो चीफ मिनिस्टर बनकर के बैठे रहे, उन्होंने क्या उनका नैतिक कर्तव्य नहीं था कि जिन लोगों ने इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम दिया उन लोगों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने का काम सरकार करे? मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं कि इस प्रकार की विचारधारा को लेकर के चाहे मेरी सरकार के गठबंधन में भी वो एज ए मंत्री या एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनेवा में जाकर के भारत का पक्ष रखे, इनके हाथ इनके विचार कहीं ना कहीं हम हिंदुस्तानियों के खून से सने हुए थे, हैं और रहेंगे। और इसलिए भारतीय
जनता पार्टी और इस भारत भूमि का वो आदमी जो भारत की भूमि से प्यार करता है, ऐसे गद्दार और नाकारा लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। हरबंस जी, किसी भी कश्मीरी पंडित की हत्या या किसी भी नागरिक की हत्या को जायज नहीं ठहराया जा सकता, चेतन सिंह जी ने कहा है। आप इसकी जवाब दें इस बात का। पर शिवाली जी, तो बहुत बड़ा अन्याय था, मगर जैसे स्वयं चेतन जी ने स्वयं कहा है कि उनके पास जो फिगर आई है, उन्होंने अपनी फिगर बोली। हम लोग यहाँ पर दिन प्रतिदिन की रिपोर्टिंग करते हैं इसमें, और जब ये हुआ है तब वहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत नहीं थी। तब जगमोहन जी थे यहाँ पर और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने त्यागपत्र देके अलग हो गए थे। इसमें एक ये बड़ा शेफाली जी की लंबा मुद्दा है। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई, चाहे वो कांग्रेस शासन रहा है और चाहे अभी भाजपा का शासन रहा है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है ना जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला 1996 से 2002 तक 2/3 मेजॉरिटी के साथ थे, और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर विधानसभा में उनके साथी थी, और उनका बेटा उमर अब्दुल्ला अटल जी की सरकार में मंत्री था। और तब उन्होंने यहाँ पर जो बिल पारित किए थे, भाजपा ने समर्थन दिया था ना। तब जरा भाजपा से पूछिए। और ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो आप महबूबा मुफ्ती को भी तो राजद्रोही बोलते हैं, उनसे आपने हाथ मिलाया, और वो लगातार अगर राजद्रोही गतिविधियों में संलिप्त रहे तो भाजपा के क्यों खामोश रही? सत्ता के लिए। तो इसमें इस हमाम में निस्वस्त्र हैं सारे, कोई भी हो। शिवाली जी, जम्मू कश्मीर के मामले में 370 आपने हटा दी। आप कश्मीरी विस्थापितों की बात करते हैं, आइए जम्मू में देखिए क्या है। छाती पीट कर लोग रो रहे हैं जो प्रशासन यहाँ कर रहा है। जम्मू के लोग जो हैं उनका हमेशा सौतेली माँ का व्यवहार हर शासक ने किया है, वर्तमान सरकार से लेकर पिछली सरकारों पर। आज भी जम्मू के जो लोग हैं उनके साथ सौतेली माँ का व्यवहार उस समय हो रहा है जब हमें आदिम प्रधानमंत्री पर बहुत ही अभिमान है। मगर आके जम्मू देखिए, अपनी स्वदेशी टीम को बोलिए यहाँ आए, देखिए किस तरीके से जम्मू के साथ अन्याय हुआ है। आप डोमिसाइल हमारे पर लाद देते हैं बाहर के लोगों को और लद्दाख में नहीं लाते हैं। ये भाजपा की सरकार की तरफ से करवा रहे हैं। ये दो मापदंड आप क्यों करते हैं? इसको आपके दर्शकों को, विशेष तौर पर मध्य प्रदेश के आपके सारे सम्मानीय दर्शकों को इस पर मंथन करना चाहिए। मैं राजनीतिक दल से नहीं हूं, हर पार्टी की अपनी विचारधारा है शिवाली जी, वो अपने अपने ढंग से बात करते हैं। ठीक है, इसका जवाब ले लेंगे चेतन सिंह जी से। चेतन जी, जाइएगा जम्मू कश्मीर, भेजेंगे अपनी पार्टी? निश्चित रूप से हम तो वहाँ स्थायी, हमारे लोग, हम लोग वहाँ स्थायी बसने के लिए तैयार है, और इसीलिए आर्टिकल 370-35A को वहाँ से हमारी सरकार ने खत्म किया है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार की बातें आपने महबूबा मुफ्ती के साथ, हमारी सरकार वास्तव में गठबंधन की सरकार थी। हमारी सरकार में गठबंधन में जो हमारी शर्तें थी उन शर्तों को पूरा करना महबूबा मुफ्ती का काम था, लेकिन वे हमारी शर्तों को लागू करने को तैयार नहीं, वो टालती रही, समय निकालती रही, और यही कारण है कि वहां पर हमने उनसे समर्थन वापस लिया। और जिन मुद्दों को लेकर के हमने उनको समर्थन दिया था, उन मुद्दों पर ही हमने इनको सरकार से बाहर करने के बाद जम्मू कश्मीर को अलग अलग राज्यों के रूप में विभाजित किया। और मेरे भाई साहब ने जो बातें कही हैं कि अगर जम्मू कश्मीर के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है, निश्चित रूप से पार्टी इसकी समीक्षा करेगी, और इस प्रकार की अगर बातें आएंगी तो निश्चित रूप से जिन उम्मीदों के साथ आपने भारतीय जनता पार्टी को, जिन उम्मीदों के साथ आपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, यशस्वी गृह मंत्री जी को देखा है, आप उन उम्मीदों पर उनको खरा पाएंगे। आज भी हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध और कटिबद्ध है कि जिस विचारधारा के साथ, जिस अरमान और सपनों के साथ हमने जम्मू कश्मीर में सारी रणनीति परिवर्तन किए हैं, वो सार्थक करने के लिए हम सब कुछ अपना दांव पर लगाएंगे। क्योंकि हमारे जो अपने वादे हैं, हमारे जो इरादे हैं, वो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए है, अखंड जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए है। गौरव जी, जिस तरह से लगातार बयान जो हैं कांग्रेस नेताओं के बड़े चेहरों के जो सामने आ रहे हैं, अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो कमलनाथ जी के भी कई बयान ऐसे आए थे जिसका काफी विरोध हुआ। अब दिग्विजय सिंह जी ने भी एक ऐसा बयान दे दिया है जो विरोध प्रदर्शन कर रहा है, जिसके वजह से विरोध हो रहा है। तो क्या मायने हैं इन बयानों के? लगातार ऐसे बयान क्यों? राजनीति में जो लोकतंत्र है वो सिरों की गिनती से होता है, मुद्दों की गिनती पर नहीं होता। मुद्दे की विषय वस्तु क्या है उस पर नहीं होता है।
आज कमलनाथ ने जो बयान दिया था वो, या आज दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया है, उस पर हमें विरोध ज्यादा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि उस विरोध को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चूंकि आज की तारीख में अतिसंख्य स्थिति में है, तो इसे हम ये मानकर चल रहे हैं कि इनका विरोध सबसे ज्यादा हो रहा है। लेकिन उस मुद्दे की गंभीरता क्या है, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह रहती है, हमें यह समझना होगा कि आखिर धारा 370 के रहने से इस देश में क्या नुकसान हो रहा था, और धारा 370 हटाने के बाद इस देश को क्या फायदा हुआ या क्या नुकसान हुआ। इसका आकलन किए बिना इस पर अगर किसी भी प्रकार की हम बात करते हैं तो वो बेमानी होगा। धारा 370 महज एक विशिष्ट राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर के था, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मेल नहीं खाता था। भारतीय जनता पार्टी ने उसे हटा दिया, कांग्रेस उसे समर्थन कर रही है। अब कांग्रेस इसे खुलकर समर्थन करे या अपरोक्ष समर्थन करे, वो एक बात की बात है, क्योंकि इस तरीके के मुद्दों को हमेशा राजनीतिक दल एक इशू बना करके काम करते रहते हैं, और जब उनको फायदा नजर आता है वो तभी उस पर जाकर के अंतिम क्रिया के तौर पर अपना रिएक्शन देते हैं। ठीक है, लेकिन गौरव जी, आरोप लगाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि पाकिस्तान और जो कांग्रेस है उसकी विचारधारा एक है, विचार एक है, क्योंकि पाकिस्तान यही चाहता है कि जम्मू कश्मीर जो है उसका हो जाए और 370 हटा दिया जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से उस मुद्दे को प्ले करेगी ना, आपके और हमारे हिसाब से या मुद्दे की गंभीरता के हिसाब से प्ले थोड़ी करेगी, या कांग्रेस इस मुद्दे को अपने हिसाब से प्ले करेगी, आपकी और हमारी विचारधारा या इस मुद्दे की गंभीरता को लेकर के नहीं करेगी। मैं आपसे पुनः ये बात कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का काम है कि वो दिग्विजय सिंह को इस मुद्दे पर किस बयानों के तहत घेरते हैं, तो वो उन पर पाकिस्तान परस्त आरोप लगाएंगे। कोई नई बात थोड़ी कर रही भारतीय जनता पार्टी। हरबंस जी, जिस तरह से आप थोड़ी देर पहले भी बोल रहे थे कि वहां की जनता जो है परेशान है, क्या कभी जनमत जो है वो लिया गया है किसी भी पार्टी द्वारा वहां जाके? देखिए शिवाली जी, इस बात को समझना होगा कि जम्मू कश्मीर में फायदे भी, लद्दाख तो अलग हो गया, हमेशा जम्मू डिवीजन का ये रहा है कि हमें कश्मीर के साथ, कश्मीर ने सलीमा का व्यवहार किया और लद्दाख के तरह में दोनों ने लूटा, जम्मू ने भी और कश्मीर ने भी। अब सवाल ये आता है, शासक कोई भी रहा है, जम्मू के साथ इस जितना सबसे बड़ा नुकसान धारा 370 के हटने के बाद जम्मू वालों को हुआ है, यहाँ एक कानून सवेरे होता है, एक दूसरा होता है, चूंकि लोग प्रिय सरकार नहीं है, ब्यूरोक्रेसी सरकार, और यहाँ ब्यूरोक्रेसी सरकार ने क्या क्या तांडव किए हैं वो जग जाहिर हो चुका है। अब जाकर चीफ सेक्रेटरी बदलने के बाद अब लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा, जो एक जाने माने एक बुद्धिजीवी के साथ बहुत बड़े एक राजनेता हैं, उन्होंने अब पटरी पर लाने के लिए कुछ मरहम लगानी शुरू की है। आशा है अगर इसी तरीके चलते रहे तो जम्मू के साथ जो सौतेली माँ का व्यवहार लगातार जारी था उसमें कमी आएगी। जी चेतन जी, क्या कहना है आपका, जाइएगा ना? देखिए सैफाली जी, निश्चित रूप से हम जाएंगे, और हम तो उम्मीद करते हैं कि जो हमने सपना देखा है, जो पाक का अधिकृत कश्मीर है वो भी हमारा है। अभी ये जम्मू कश्मीर अधूरा है, ये पूरा नहीं है। ये मेरे मित्र गौरव जी चाहे जो कह रहे हैं कि हम पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे हैं विचारधारा की, तो हमारी विचारधारा नहीं, ये हमारी प्रतिबद्धता है। पीओके हम लेकर के रहेंगे, आज नहीं तो कल लेकर के रहेंगे, और जम्मू कश्मीर को लेकर के निश्चित रूप से जो आदरणीय भाई साहब ने कहा है कि सौतेली माँ का, बिल्कुल सौतेली माँ का व्यवहार अगर किसी ने किया है तो मुझे लगता है ये राजनीतिक दृष्टि से भी ठीक नहीं है, और डेमोक्रेसी में ब्यूरोक्रेसी इस प्रकार का अगर तांडव करेगी तो उसके लिए भी ठीक नहीं है। क्योंकि हो सकता है कुछ समय के लिए अगर आपको ब्यूरोक्रेसी मिली है और आप इस प्रकार का तांडव करोगे तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि आपने अपने गुनाह जो किए हैं उसको हम भूल जाएंगे। जिन लोगों ने गुनाह किया है निश्चित रूप से इसकी सजा उनको भी मिलेगी, लेकिन इतना जरूर है कि भारत की भूमि पर भारत का नमक खाने के बाद अगर किसी के सपने ये हो कि यहाँ पर चाइना घुसपैठ कर जाए, यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठ कर जाए, या यहाँ पाकिस्तानी कीड़ा आकर के डंक मार जाए, तो मैं समझता हूं हम 100 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए और 130 करोड़ भारतीयों के लिए चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाने से भी कम कुछ नहीं होगा। इसलिए विचारधारा है, भारत माँ है, भारत भूमि है, तो सब विचारों के साथ आपके विचारों का स्वागत है। लेकिन अलगाववाद, आतंकवाद अगर किसी ने भी फैलाने की कोशिश की तो भारत में
जहर फैलाने की, आग लगाने की कोशिश की, तो उनके लिए मैं इतना ही कहूंगा। लेकिन ठीक है चेतन जी, लेकिन धरातल पर उतरकर भी तो जनता की बात समझनी होगी ना। जनता क्या कहना चाहती है, जनता का क्या मत है, वहां पर ये समझना होगा केंद्र सरकार को। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, आर्टिकल 370 के समर्थन में ये बयान दिया है दिग्विजय ने कि अगर सत्ता में कांग्रेस पार्टी आती है तो धारा 370 को हटा दिया जाएगा, पुनर्विचार किया जाएगा। कहा लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं किया गया था जब जम्मू कश्मीर में 370 लगाए गए। इंसानियत तक का तकाजा नहीं रखा गया था, कश्मीरियत का ख्याल नहीं रखा गया था। सभी को सलाखों के पीछे बंद करके काफी कुछ आरोप दिग्विजय सिंह ने लगाए। लेकिन देखना होगा कि ये बयान अब राजनीति में और क्या क्या उछाल लाता है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।